व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो जब भी असफल होता है प्रयास करना छोड़ देता है और सफलता केवल एक ही चीज मांगती है, बार बार प्रयास। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। आई होप आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारी पिछली 2 क्लासों को लाइक किया, कॉमेंट्स किया, अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर किए और ऐसे ही कोशिश करते रहिए। आपके जो भी डाउट्स आए हम तक पहुँचाते रहिए। इससे क्या होगा, आपको भी काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, आपके डाउट्स कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इसी के साथ मैं मोटिवेशन से और अच्छे से आपको पढ़ा पाऊंगी। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आए हैं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बच्चों को क्वेश्चंस को लेकर डर है, उसके लिए अब आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उसी के साथ आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो बी डोंट वरी एंड रिलैक्स होके और अच्छे से मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 को। सो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 को। हमारे चैप्टर का नाम है जनसंख्या का संगठन। लास्ट हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था हमारा विश्व की जनसंख्या, जिसमें हमने सेंसस को कैसे मेजर किया जाता है उसके पॉइंट्स को डिस्कस किया था। तो हमारा पहला पॉइंट आपको याद होगा, हमने पढ़ा था जनसंख्या के वितरण को। तो जनसंख्या वितरण में हमने एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा था, वो था हमारा जननांकी की विशेषता। उन्हीं जननांकी की विशेषताओं के कुछ बिंदु को हम इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे और एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमारे चैप्टर के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे जनसंख्या संगठन के समझ विकसित करने के लिए हमें कुछ आयामों को अच्छे से समझना पड़ेगा। कुछ आयाम कौन कौन से हैं? पहला ही हमारा आयाम होगा लिंगानुपात, दूसरा होगा हमारा आयु संरचना, तीसरा साक्षरता और व्यवसाय। इन चारों आयामों के आधार पर हम किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के संगठन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब हम लिंगानुपात की बात करते हैं बच्चों, तो आपको कुछ इसके बारे में नॉलेज होगा, क्योंकि 6 to 12 तक हमने ईवीएस में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो किसी क्षेत्र के आधार पर वहां के स्त्री और पुरुषों के बीच की जो जनसंख्या का अनुपात होता है वही हमारा लिंगानुपात होता है। तो वापस आप नोट कीजिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा है कि किसी क्षेत्र में वहां के स्त्री और पुरुष यानी मेल एंड फीमेल, उन दोनों के मध्य का जो अनुपात रहता है क्षेत्र में जनसंख्या का, वही हमारा लिंगानुपात कहलाता है। दूसरा हमारा जो है आयु संरचना। आयु संरचना में देखिए बच्चों, कई सारी जनसंख्या में हम बात करते हैं। आपको भी पता, आपकी फैमिली में कुछ बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, कुछ आपकी एज के भाई बहन भी रहते हैं और आपसे छोटे भी एज के भाई बहन आपके साथ रहते हैं। तो ये हमारी इसी के आधार पर आयु, हमारी एज के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या बटी हुई है उनके आधार पर हम इसमें समझते हैं कि आयु की संरचना। सबसे पहले जब हम बात करते हैं क्रियाशील जनसंख्या की, तो क्रियाशील जनसंख्या में 15 साल से लेकर 59 साल के जो भी व्यक्ति होते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और वृद्ध जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि 59 साल से जो भी एडल्ट हैं उनको हम एडल्ट जनसंख्या के क्षेत्र में या हम वृद्ध जनसंख्या के अंतर्गत मेजर करते हैं। तो आयु के आधार पर जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे जनसंख्या का प्रमुख आयाम होता है। तीसरा है हमारा साक्षरता। साक्षरता में हम बात करते हैं किसी भी क्षेत्र की एजुकेशन की। एजुकेशन के आधार पर जो व्यक्ति साक्षर है, जिसको गणितीय ज्ञान है, शिक्षा में वो हम ये कह सकते हैं जिसको पढ़ना और लिखना आ सकता है, उन जनसंख्या को हम उसके आधार पर उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के संगठन को समझते हैं। चौथा हमारा जो है व्यवसाय के आधार पर। देखिए प्यारे बच्चों, जब व्यवसाय की बात की जाती है तो हम रोजगार की बात करते हैं और रोजगार में हमने देखा था कि प्रवास में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाता है वो रोजगार ही निभाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो व्यक्तियों का प्रवास होता है उसका कहीं ना कहीं मुख्य कारण क्या होता है? रोजगार। तो रोजगार के आधार पर हमारे कुछ 4 क्षेत्र बटे हुए हैं जिसको हम बहुत डिटेल से समझेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी, क्योंकि हमारा 5th, 6th, 7th, 8th जो चैप्टर है इन्हीं सेक्टर्स के आधार पर ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जब पहला हमारा क्षेत्र आता है वो आता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। यानी चारों क्षेत्रों में जो जो प्रकार की कार्य प्रणालियां होती है उसको हम अच्छे से समझेंगे और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हमारा वो इस चैप्टर में दे रखा है। तो ये चारों आयाम जनसंख्या के संगठन को समझने में भूमिका निभाते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा चैप्टर के मेन, हम ये कह सकते हैं मेन जो नीट इस चैप्टर का पूरा समरी है उसको हम छोटी सी लाइन में समझने की कोशिश करते हैं कि ये लिंग संगठन या जनसंख्या संगठन आखिर में होता क्या है। तो किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें या किसी देश की बात करें तो वहां पे विविध प्रकार के लोग रहते हैं। आपको पता है बच्चों, अगर हम भारत की बात करें तो हमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पे हिंदू रहते हैं, कहीं सिख, मुस्लिम, ईसाई, अलग अलग धर्म की हमारे यहाँ पे पहचान के लोग रहते हैं। तो देश में विविध प्रकार के लोगों को धर्म जाति के आधार पर जो जनसंख्या बटी हुई है वही हमारे जनसंख्या का संगठन का मुख्य आधार होता है और लोगों की आयु और लिंग के निवास के आधार पर इसको पृथक किया जाता है। तो जब हम बात करेंगे इसके आधार पर, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लिंग के संगठन को यानी लिंगानुपात को। तो किसी भी स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है वो हमारा लिंगानुपात कहलाता है। ये बच्चों हमारा पहला आयाम था जो हमने लिंगानुपात को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आपके माइंड में लिंगानुपात
लिंगानुपात को लेके कोई डाउट नहीं होगा। इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछी जाए 2 नंबर की तो आप आराम से लिख सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में स्त्री पुरुषों के बीच के मध्य का अनुपात ही हमारा लिंगानुपात कहलाता है और जननांग की विशेषताओं में ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। सो बच्चों, जब हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो हमारे लिए कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है और उस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। कैसे? क्योंकि भारत का जो लिंगानुपात का फॉर्मूला है वो विश्व के लिंगानुपात के फॉर्मूले से थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा विश्व का लिंगानुपात है वो बताता है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। यहाँ नोट कीजिएगा बच्चों, प्रति 1000 स्त्रियों पर, यानी स्त्रियों के आधार पर पुरुषों की जनसंख्या निकाली जाती है, क्योंकि विश्व में स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी क्या है, भारत के मुकाबले थोड़ी सी स्थिति सुदृढ़ है। तो हम कह सकते हैं कि पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000, यही हमारा विश्व की जनसंख्या का क्या है, फॉर्मूला है लिंगानुपात निकालने का। और इसके विपरीत जब भारत की बात की जाती है बच्चों, तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या निकाली जाती है, क्योंकि भारत एशिया में आता है और एशिया का जो कॉन्टिनेंट की स्थिति अगर हम बात करें तो यहाँ पे निम्न लिंगानुपात की स्थिति देखी जाती है। तो स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के मुकाबले थोड़ी सी कम है, इसीलिए हमारे भारत का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज जरूर करेगा इस चैप्टर में। कंफ्यूजिंग पॉइंट यही है, प्लीज थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। विश्व की जब बात की जाए तो पुरुषों की जनसंख्या को ऊपर रख दीजिएगा, और जब भारत की बात की जाए तो भारत की संख्या में स्त्रियों की जनसंख्या को ऊपर रख दीजिएगा। क्लियर? सो बढ़ते हम अगले पॉइंट की तरफ। जब हमने लिंगानुपात की बात की तो देश की स्थिति को समझने में ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अब आपको देखना होगा इसकी स्थिति को। कई बार क्या होता है बच्चों के स्त्रियों की जो स्थिति अनुकूल तो होती है, अनुकूल का मतलब क्या होगा, उच्च लिंगानुपात, यानी स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होगी। लेकिन इसके पीछे के रीजन को भी हमें देखना पड़ेगा। कई बार पुरुष रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, इसकी वजह से वहां पर स्त्रियों की स्थिति संख्या ज्यादा हो जाती है। वो हम अनुकूल स्थिति के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। अनुकूल स्थिति वो होगी जहां पे स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलती हो, शिक्षा के मुकाबले हम ये कह सकते हैं शिक्षा के लिए उनको समान अवसर मिलते हो, जो पुरुषों को मिल रहे हैं वही स्त्रियों को मिल रहे हो, स्वास्थ्य सुविधाएं जो पुरुषों को दी जा रही है वही स्त्रियों को दी जा रही हो। ये स्थिति होती है हमारी अनुकूल और जो एक देश के विकास को बताती है। जब हम बात कर रहे थे इसकी प्रतिकूल स्थिति की, तो प्रतिकूल स्थिति के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या करना, शिशुओं की हत्या करना, घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस। इसकी वजह से स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है और भारत में कई ऐसे स्टेट आज भी हैं जो कन्या भ्रूण हत्या को बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं उसको महत्वता दे रहे हैं और वहां पे लड़कियों की वैल्यू कुछ भी नहीं मानी जा रही। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि प्रतिकूल स्थिति को हम कैसे कम कर सकते हैं भारत में। दूसरी, जब हम स्त्रियों के कारण की बात करते हैं इसके अनुकूल स्थिति की, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो हमारा सामाजिक स्तर है स्त्रियों का सुदृढ़ हो। लेकिन जब प्रतिकूल स्थिति की बात की जाती है तो सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न ही होगा, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ शिक्षा का कोई साधन नहीं होगा। तो यही सारी चीजें हमारी स्त्रियों की स्थिति को किसी देश में समझने के लिए लिंगानुपात की भूमिका को बताती है। किसी देश की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या का होना ये नहीं है कि ज़्यादा होना, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की स्त्रियों की स्थिति बेहतर होगी। हो सकता है वहाँ पुरुष रोजगार हेतु प्रवास कर चुके हो, इसीलिए जनसंख्या ज़्यादा बताई जा रही है। अब हम एवरेज विश्व के लिंगानुपात की जब बात करते हैं तो पूरे विश्व में लगभग 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, 102 पुरुष हैं। तो हम बराबर की स्थिति समझ सकते हैं विश्व में। लेकिन जब कॉन्टिनेंट के कॉन्सेप्ट पे बात की जाती है तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें विपरीत स्थिति देखने को मिलती है। तो उच्चतम लिंगानुपात जो है हमारा वो लेटविया कंट्री का सबसे अच्छा है। यहाँ पे 100 स्त्रियों पर लगभग 85 पुरुष है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ उच्चतम लिंगानुपात पाया जाता है, तो लेटविया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे उच्चतम लिंगानुपात पाया जाता है। जब हम निम्नतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, वहाँ पे 100 स्त्रियों पर लगभग 311 पुरुष है। तो आप सोच भी नहीं सकते यहाँ की स्त्रियों की स्थिति कितनी दयनीय होगी। और यही कारण है कि यहाँ का जो सामाजिक क्षेत्र है बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में हम कह सकते हैं यूएई की जो स्थिति है वहाँ इतनी सुदृढ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ की स्थितियों का अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति यहाँ पे बहुत ज़्यादा दयनीय है। यूएनओ की एक सूची है। अब बच्चों हम बात करेंगे यूएनओ पे। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व को एक प्लेटफॉर्म देता है, एक स्थान देता है जहाँ पे सभी राष्ट्र अपनी, हम ये कह सकते हैं, अपनी डिस्कशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूएनओ पूरे राष्ट्रों को एक करने में भूमिका निभाता है। तो यूएनओ की एक सूची है जिसमें बताया गया है कि लगभग 139 कंट्री ऐसी हैं जो स्त्रियों की अनुकूल स्थिति को बताती है या अनुकूलतम लिंगानुपात बताती है, और इसमें से 32
कंट्री ऐसी हैं जो एक प्रतिकूल लिंगानुपात को दर्शाती है, और उसी के माध्यम से एशिया निम्न लिंगानुपात की स्थिति में कई देश आते हैं, और इसके विपरीत यूरोप की जब बात की जाती है तो उच्चतम लिंगानुपात की बात की जाती है। और यही आधार है कि यूरोप की जो स्थिति है बच्चों, आप समझिएगा, ये 1 या 2 दिन में होने वाला परिवर्तन नहीं है। जब हम भारत की स्थिति बात करते हैं, भारत 1950 के बाद जब आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत में कई सारी स्थितियाँ सुधरी, लेकिन उससे पहले कि जब हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो महिलाओं की स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे भारत विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया जा रहा है, तो ये चीज़ हर राष्ट्र पर अप्लाई हो रही है। और यूरोप एक उस समय एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जो एक डेवलप कॉन्टिनेंट था, और सभी एक औपनिवेशीकरण का जन्मदाता माना जाता है यूरोप। तो यूरोप में उच्च लिंगानुपात देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ की स्थितियों जो थी स्त्रियों की, वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी, जिसमें कारण हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की बेहतर स्थिति। हमने बात की थी जब लिंगानुपात की, तो हमने बहुत अच्छे से समझा। सबसे पहले हमने बात की लिंगानुपात के डेफिनेशन की, जो अब आपको अच्छे से याद हो गई होगी। उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे, उसके फॉर्मूला में आपको याद रखना है, जब भारत की बात की जाती है तो प्रति पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या, और जब विश्व की बात की जाती है तो प्रति स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या, और उसके आधार पर हमें फॉर्मूला डिसाइड करना है। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों फॉर्मूलों को थोड़ा सा आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि भारत में स्त्रियों की स्थिति क्या है, थोड़ी सी भारत विश्व के मुकाबले कमजोर है। तो हम कह सकते हैं कि प्रति पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या भारत में बताई जाती है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की, जो है हमारा आयु संरचना। हमने बात की थी जब आयु की, तो आपको पता है बच्चों, पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के आयु के लोग रहते हैं, उनकी एक संगठन की स्थिति होती है। जैसे 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु, 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक की आयु, 59 से लेकर 80 वर्ष तक की आयु, 80 से ऊपर भी माना जा सकता है। तो इन आयु के आधार पर जनसंख्या का विभाजन किया जाता है, और अलग अलग देश में अलग अलग जिस प्रकार की जनसंख्या होगी वो उसके विकास में भी भूमिका निभाएगी। कहीं पे अगर वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बच्चों आपको भी पता है वहाँ कार्यशील जनसंख्या कम देखने को मिलेगी, और कहीं कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उस देश की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो अब हम उसके कारणों को समझेंगे, उन पे डिटेल से बात करेंगे। विभिन्न आयु की संख्या प्रदर्शन संगठन का महत्वपूर्ण सूचक होता है आयु संरचना, और उसमें क्रियाशील जनसंख्या की आयु मानी जाती है लगभग 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष, और वृद्ध की जनसंख्या होती है 60 से अधिक वाली आयु। इसी के आधार पर युवा जो होंगे वो दर में वृद्धि दर उसमें ज़्यादा होगी, उच्च जन्म दर को बताती है। यदि किसी राष्ट्र में आपको यूथ ज़्यादा दिखेगा, 15 से लेकर 59 वर्ष की आपको कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो जन्म दर है वो उच्च है, यानी मृत्यु दर यहाँ पे निम्न होगी। इसको समझने के लिए हमें लिंग पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड जो होते हैं उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। हमारी जो बुक है उसमें ज़्यादा हमारे लिंग पिरामिड नहीं दे रखे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, तो हम उन्हीं लिंग पिरामिड की बात करेंगे जो आपके बुक में दे रखे हैं। ओके, सो उन्हीं को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हमारी स्थिति है, जस्ट अ मिनट, अब हम बात करेंगे आयु लिंग पिरामिडों की। तो देखिए बच्चों, आयु लिंग पिरामिड जो है वो अलग अलग क्षेत्र के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के आयु लिंग पिरामिड बनते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग पिरामिड होते हैं, कई स्टेट के भी अलग अलग पिरामिड बनते हैं। तो इनको कैसे माना जाता है, इनमें प्रमुख हमारे बुक के अकॉर्डिंग 3 पिरामिड दे रखे हैं, उनकी स्थिति को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी आयु लिंग पिरामिड बनेंगे उसमें जो लेफ्ट पोजिशन होगी वो हमेशा पुरुषों की होगी, और जो राइट पोजिशन होगी वो हमेशा स्त्रियों की होगी। तो ये दोनों स्थिति के आधार पर पिरामिड बनाया जाता है। पहला पिरामिड जो है वो है हमारा विस्तारित होती जनसंख्या। जो भी जनसंख्या का फैलाव हो रहा है वो एक विस्तारित जनसंख्या का बताता है, और ये पिरामिड कैसा होगा, ये पिरामिड आपका त्रिभुजाकार स्थिति को बताएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी अल्प विकसित देश है उनके प्रतिरूपों के आधार पर ये पिरामिड बनते हैं। अल्प विकसित देशों का मतलब यही होगा कि जहाँ पे उच्च जन्म दर होगी और निम्न आयु की विशाल जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिलेगी, जन्म दर ज़्यादा होंगी। और ये प्रमुख कंट्री कौन कौन सी है, हमारी नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको, हमारी बुक के अकॉर्डिंग। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, विस्तारित होती जनसंख्या के पिरामिड का प्रकार किस प्रकार, आकार कैसा होता है। तो विस्तृत होती जनसंख्या का आकार जो होगा वो त्रिभुजाकार होगा, जहाँ पे आपको उच्च जन्म दर देखने को मिलेगी, और ये अल्प विकसित देशों में ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको। दूसरा हमारा जो पिरामिड है वो है हमारी स्थिर जनसंख्या का।
स्थिर जनसंख्या की जब बात की जाती है तो यहाँ पे घंटी के आकार का पिरामिड हमें देखने को मिलता है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर जो है वो एक समान रहती है, इक्वालिटी को बताता है, और जनसंख्या यहाँ पे स्थिर रहती है। और इसका एक पिरामिड है हमारा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड लगभग स्थिर जनसंख्या को बताता है और घंटी के आकार का पिरामिड है। तो ये कंट्रीज पर्टिकुलर जो नोट्स में दे रखी है आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप पिरामिड को एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं। तीसरा है हमारा असमान जनसंख्या, जहां पे आपको एक संकीर्ण आधार सुंडाकार का जो आकार होगा वो होगा इस पिरामिड का, और लगभग यहाँ पे निम्न जन्म दर होगी और निम्न ही मृत्यु दर होगी। जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे शून्य होगी और तथा ऋणात्मक होगी, यानी स्थिति जो होगी एक सुंडाकार स्थिति के आधार पर ना तो जन्म दर ज्यादा होगी ना ही मृत्यु दर ज्यादा होगी, दोनों की स्थिति बहुत डाउन रहेगी, और इसी के आधार पर जनसंख्या वृद्धि भी यहाँ पे शून्य देखी जाएगी और एक ऋणात्मक स्थिति को ये बताता है। तो एक धनात्मक स्थिति, ऋणात्मक और एक मीडियम स्थिति को शो करता है। ये तीनों ही पिरामिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। 20वीं शताब्दी की अगर हम परिघटना की बात करें या इन पिरामिडों को समझने की कोशिश हमने की, तो आयु संरचना के आधार पर हमने देखा कि किसी भी राष्ट्र की अल्प विकसित देशों में हमें ज़्यादा एक जन्म दर वाले कंट्री, हम ये कह सकते हैं जन्म दर वाली जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिली। तो विकसित देशों में जैसे जैसे उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन की जो प्रत्याशा है, आप एक समझने की प्रयास कीजिए बच्चों। जैसे जैसे हमने बात की 18वीं शताब्दी की, धीरे धीरे हमारा प्रौद्योगिकी विकास हुआ, IT सेक्टर में जो रिवोल्यूशन आया उसकी वजह से हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग हुआ है। आज हम इतनी सी बड़ी महामारी कोविड से बाहर निकल पाए, ये कैसे संभव हो पाया है? ये संभव हो पाया है हमारे उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से। इन्हीं बेहतरीन सुविधाओं की वजह से लोगों के जीवन की जो प्रत्याशा है वो बढ़ गई है और लोग अपनी किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए वो तैयार रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से कट कर दीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन प्रत्याशा को बढ़ा लेता है तो उसकी आयु भी बढ़ जाती है, और जो बढ़ी हुई आयु होगी तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा पाई जाएगी। तो यही बता रहा है कि 20वीं शताब्दी में जो परिघटनाएं घटित हुई है, जो भी एक रिवॉल्यूशन हुआ है, उसके माध्यम से जो भी विकसित देश है उनमें उच्च आयु वर्गों की जनसंख्या बढ़ गई है, क्योंकि उनमें जीवन प्रत्याशा की स्थिति मजबूत हुई है और वहाँ पे वृद्ध लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। इसीलिए यहाँ पे जन्म दर का भी ह्रास हुआ है, क्योंकि शिक्षा का जब विकास होता है तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे बड़ी जो एजुकेशन है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है, और इन्हीं अवेयरनेस की वजह से जनसंख्या में कंट्रोल हुआ है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन का जब कंट्रोललेस जो स्थिति देखी गई है वो हमारी 20वीं शताब्दी में, और इसी वजह से यूथ जो है वो उनकी संख्या कम हुई है और एडल्ट लोगों की जनसंख्या बढ़ी है। ये घटना कब घटित हुई? हमारी 20वीं सदी में। तो बच्चों हमने जो भी डिस्कस किया है उसको हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की, एक एक पॉइंट्स पे हमने बात की है। तो इसी के आधार पर हमने लिंगानुपात और आयु संरचना को अच्छे से समझा। अब हम ग्रामीण क्षेत्र के दृष्टिकोण के संगठन को समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से जनसंख्या का संगठन बढ़ या घट रहा है। सो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में। हमने जब जनसंख्या के संगठन की बात की थी तो आयु और लिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की जनसंख्या बटी हुई है या शहरी क्षेत्रों में कौन कौन सी जनसंख्या किस प्रकार से कार्यों में बटी हुई है, उनको हमें समझना पड़ेगा इसी पॉइंट में। तो थोड़ा सा हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये हमारे शॉर्ट पॉइंट्स हैं, आप पूरे चैप्टर का इसका निचोड़ समझ सकते हैं इसको। तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का जो संगठन होता है वो निवास के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वहाँ की सामाजिक दशाओं को एक दूसरे की भिन्नता बताती है। यानी हम ये कह सकते हैं नगरीय क्षेत्रों की जो सामाजिक स्थिति होगी वो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति से विपरीत होगी। इसी के आधार पर जब हम इसके मापदंडों की बात करते हैं तो अलग अलग देश के अलग अलग नगरीय या ग्रामीण संगठन के मापदंड होते हैं। यानी कुछ देश ऐसे होंगे जहां पे नगरीय स्थिति मजबूत होगी और कुछ देश ऐसे होंगे जहां ग्रामीण स्थिति मजबूत होगी। और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी कार्य किया जाता है वो हमारी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खनन की क्रिया हो गई, जिसमें हम ये कह सकते हैं कौशल की आवश्यकता नहीं रहती। तो वो सभी कार्य किसके अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आएंगे। दूसरा हमारा जो नगरीय क्षेत्र है वो गैर प्राथमिक क्रियाओं में ज्यादा संलग्न है। जैसे आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे एग्रीकल्चर की जो लैंडफॉर्म है वो बहुत ज्यादा कम है, या हम ये कह सकते हैं कि जो पशुपालन है वो भी, डेयरी फार्मिंग भी बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और यहाँ की पूरी पॉपुलेशन कहाँ काम करती है? प्राइवेट सेक्टर्स में काम करती है। जो IT सेक्टर्स हो गए, एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, हेल्थ सेक्टर्स हो गए, यहाँ पे ज़्यादा काम करती है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्रीज एरिया हैं वो हमारे नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे गैर प्राथमिक क्रियाओं के में शामिल कहलाएंगे। दूसरी बात अगर जब हम करते हैं कि प्रत्येक देश की जो नगरीय अवस्था है या फिर ग्रामीण अवस्था है वो अलग अलग रूप में होती है। जैसे
कि उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज या पश्चिम के जो भी राष्ट्र हैं, वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की जनसंख्या अधिक है। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब हम पश्चिमी देश की बात कर रहे हैं बच्चों, तो पश्चिमी देश ऑब्वियस है कि डेवलप्ड होगा तो वहाँ का हर स्ट्रक्चर मजबूत होगा, चाहे वो ग्रामीण का हो चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो। और यहाँ पे पुरुष जो है वो नगरों में ज़्यादा कम रहना पसंद करते हैं गाँव की अपेक्षा। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र जो है वो पुरुषों की जनसंख्या को बताता है और नगरीय क्षेत्र जो है वो स्त्रियों की जनसंख्या को सुदृढ़ बताता है, क्योंकि स्त्रियां जो है वो एजुकेटेड है। हमने जब लास्ट लिंगानुपात समझा था तो हमने यूरोप की बात की थी। यूरोप में हमारा स्त्री लिंगानुपात बहुत ज़्यादा उच्चतर पाया जाता है, जिसका कारण क्या है, वहाँ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन। तो इसके विपरीत अगर हम बात करें एशिया कॉन्टिनेंट की, तो एशिया कॉन्टिनेंट में हमारी जो स्थिति है वो थोड़ी सी विपरीत है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की जनसंख्या ज़्यादा दिखाई देती है, नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो दोनों ही विपरीत कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं कारण क्या है, शिक्षा हो गई, हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई। तो नेपाल, पाकिस्तान और भारत एक ऐसे कंट्रीज हैं एशिया के जहां पे स्त्रियों की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देती है। अतः यूरोप व एशिया में ग्रामीण नगरीय अवस्था भिन्न भिन्न हमें देखने को मिलती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो ग्रामीण और नगरीय संगठन हैं, जो हम क्षेत्रों के आधार पर बांटते हैं, वो अलग अलग होते हैं। किसी भी देश का ग्रामीण और नगरीय संगठक एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे कि यूरोप और एशिया का हमने समझा, तो यहाँ पे भी हमें भिन्न भिन्न अवस्थाएं देखने को मिली। तो यूरोप में कारण क्या है कि वहाँ की पुरुषों की जनसंख्या गांव में ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी कृषि का कार्य है वो मशीनीकृत होता है। यानी यहाँ के किसान और वहाँ के किसान में आपको रात दिन का अंतर देखने को मिलेगा। यदि आप वहाँ के किसान को देखेंगे तो वो सूट बूट टाई पहने हुए बड़े से 200 से 600 एकड़ के फार्म हाउस में काम करते हैं और उनका पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो मशीनीकृत पुरुष प्रधान ग्रामीण क्षेत्र है यूरोप में। जबकि इसके विपरीत जो एशिया है, वहाँ पे कृषि भी पुरानी विधि से होती है और 80% जो हम ये कह सकते हैं 80% जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो किस कार्यों में भूमिका निभा रही है, कृषि के कार्यों में, यानी प्राथमिक कार्यों में ज़्यादा भूमिका निभाती है। इसके विपरीत यूरोप की शिक्षा सुदृढ़ है, नगरीय सुविधा अच्छी है और रोजगार के ज़्यादा अवसर हैं। और अगर हम एशिया की बात करें, यहाँ रोजगार के अवसर भी कम हैं और लगभग यहाँ पे उच्च लागत में और सुरक्षा की कमी भी यहाँ पे देखी जाती है। आपको भी पता होगा बच्चों, आपके आसपास में आपकी जो बड़ी सिस्टर होगी, यदि वो बाहर पढ़ने की जिद करते हैं तो आपके पेरेंट्स या आपके घर के जितने भी एडल्ट लोग हैं वो एक ही चीज़ कहते हैं कि शहरों में लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती, शहरों में इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। जिसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं एजुकेशन की लैक ऑफ एजुकेशन हम कह सकते हैं, या शिक्षा की कमी। तो ये अवस्थाएं कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा की कमी की वजह से भी नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति कम है और रोजगार के अवसरों की वजह से भी स्त्रियों की स्थिति कम है। तो नगरीय और ग्रामीण संगठन को हमने बहुत अच्छे से समझा। यहाँ से आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो वो उनकी स्थिति के बारे में बताएगा। तो आपको एग्जाम्पल के रूप में एशिया और यूरोप के एग्जाम्पल को अच्छे से समझाना है और ये बताना है कि किन किन कॉन्टिनेंट के आधार पर उनकी नगरीय और ग्रामीण स्थिति बटी हुई है। हमने तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया, ग्रामीण नगरीय संगठन को भी समझ लिया। अब हम बात करेंगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट और एक हम ये कह सकते हैं एक रिवॉल्यूशन के रूप में भी एजुकेशन के बारे में हमें समझना पड़ेगा। और यदि हम जितना एजुकेशन पर काम करेंगे, हमारे हर सेक्टर में हम ग्रोथ करते रहेंगे। तो साक्षरता को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को समझना पड़ेगा और हमारी सामाजिक आर्थिक सुदृढ़ता में भी सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है, हमारी एजुकेशन निभाती है। तो साक्षरता के आधार पर किसी भी क्षेत्र में वहाँ की साक्षरता वहाँ की महिलाओं की स्थिति को बताता है, वहाँ के लोगों के रहन सहन की स्थिति को बताता है, वहाँ के शैक्षणिक उपलब्धता को बताता है, तो सरकारी नीतियों का पता चलता है। तो कोई भी राष्ट्र यदि एजुकेशन पर काम करेगा तो उसके डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि वो एक हम ये कह सकते हैं एक टेक्निक के साथ काम करेगा और एक हायरार्की के साथ सारी चीज़ें क्लियरिफाई की जाएगी। तो जब हम आर्थिक विकास के स्तर की बात करते हैं तो हमारे लिए साक्षरता बड़ी भूमिका निभाता है। और भारत में भी साक्षरता के लिए कुछ मेजरमेंट डिसाइड किया गया है। वो क्या है कि 7 वर्ष से लेकर अधिक आयु की जो भी जनसंख्या होगी वह हमारे साक्षर व्यक्ति के अंतर्गत गिने जाएंगे। यानी उनका मेजरमेंट के लिए कौन सी एज डिसाइड की गई है, 7 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी शिक्षा के आधार पर उनका अंकन किया जाता है और वहीं से साक्षरता निकाली जाती है। तो इसके आधार पर प्रति व्यक्ति का जो स्तर है वो सूचित किया जाता है। जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जिसको अंकीय गणित का ज्ञान होगा, वही व्यक्ति साक्षर कहलाएगा। ये भारत की डेफिनेशन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में साक्षरता कैसे ज्ञात की जाती है। तो भारत में 7 वर्ष से ऊपर की जितनी भी आयु है उनमें जो भी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, जिनको अंकीय ज्ञान है, जिनको पढ़ना और लिखना आता है, वो व्यक्ति भारत में साक्षर कहलाता है और उसी के आधार पर साक्षरता का प्रतिशत निकाला जाता है। तो ये हमारा साक्षरता का पॉइंट हो गया।
अब हम बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट की, जो है व्यावसायिक संरचना। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए वहाँ की जो जनसंख्या है, किस क्षेत्र में कार्य कर रही है, उसकी मजबूती हमें देखनी पड़ती है। उसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि वह राष्ट्र कितना मजबूत है। तो अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए जनसंख्या जब हमने देखी, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, तो जब हम इन सारी चीज़ों को समझ गए तो हम अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े मजबूत पिलर पर बात करेंगे कि प्राइमरी क्षेत्र हमारा है वो जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया। दूसरा हमारा द्वितीय क्षेत्र जो है वो औद्योगिकरण हो गया। तृतीय क्षेत्र जो है हमारा वो व्यापार, परिवहन और संचार का साधन हो गया। चतुर्थ सेक्टर जो भी होंगे वो हमारे अनुसंधान और प्रौद्योगिकी और वैचारिक कार्यों के आधार पर बटे हुए क्षेत्र होंगे। तो इनके आधार पर जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, तो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर क्रियाओं में बांटे गए सेक्टर्स होते हैं और इसी के आधार की राष्ट्र की मजबूती को बताया जाता है। तो कहा गया है कि जो भी तृतीय क्षेत्र में कार्य करने वाली जनसंख्या यदि किसी राष्ट्र की ज्यादा है तो वह राष्ट्र किस क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत आता है? वह राष्ट्र विकसित श्रेणी के अंतर्गत आता है, जैसे कि यूएसए, जैसे कि जापान, जैसे कि यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज। अगर हम इसके विपरीत बात करें, किसी क्षेत्र में यदि प्राथमिक क्रिया पर ज्यादा कार्य हो रहा है तो वो हमारी विकासशील या हम ये कह सकते हैं कमजोर श्रेणी का राष्ट्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा किस पर कार्य कर रही है? एक अर्धकौशल पॉपुलेशन कहलाती है, अर्धकौशल जनसंख्या जो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करती है, चाहे वो कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया, या फिर हम खनन की क्रिया कह सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें सारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यही हमारा पॉइंट है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, चारों सेक्टर्स को हम आगे के जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसमें बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सो प्यारे बच्चों, हमने पूरे चैप्टर को बहुत ही मजे से कंप्लीट किया। इसमें आपको कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं हम तक पहुँचा सकते हैं। एंड स्पेशली इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारी PDF में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो बी रिलैक्स एंड एंजॉय से स्टडी करो। और आपको एक काम करना है, फटाफट से ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोट्स मिलते रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए इसकी, ताकि डिटेल की नोटिफिकेशन या जो भी अपडेटेड क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, टेक केयर योरसेल्फ एंड कीप स्माइल। थैंक यू सो मच। Audio Jungle.